नमस्कार। कभी सोचा है कि इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज, एक छोटे से जीवाणु से लेकर एक विशालकाय पेड़ तक, आखिर चलती कैसे है? इनको वो शक्ति, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आज हम जीवन की इसी सबसे बड़ी और बुनियादी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ना हमें सीधे जिंदगी की दो सबसे बड़ी रणनीतियों की तरफ ले जाता है। देखिए, इस दुनिया में ऊर्जा पाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो अपना खाना खुद बना लो, या फिर किसी और का बनाया हुआ खाना खा लो, बस। और इन रणनीतियों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्योंकि हर जीव को, चाहे वो कोई भी हो, बढ़ने के लिए, सांस लेने के लिए, पाचन के लिए, मतलब इन सारी जरूरी जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। असल में यही ऊर्जा जीवन का असली ईंधन है, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए, ऊर्जा पाने की पहली महारणनीति पर आते हैं। अपना भोजन खुद बनाना। ये वो जीव हैं जो प्रकृति के असली निर्माता हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स। यही वो हैं जो पूरे सिस्टम में सारी ऊर्जा लेकर आते हैं। इन्हें कहते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। जरा सोचिए, ये प्रकृति के मास्टर शेफ हैं जो हवा, पानी और धूप जैसी बिल्कुल साधारण चीजों से अपना शानदार भोजन तैयार कर लेते हैं, वो भी बिना किसी की मदद के। अब इन आत्मनिर्भर रसोइयों में भी ना दो टीमें हैं। ज्यादातर, जैसे हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे, ये होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये सूरज की रोशनी को सीधे सीधे ऊर्जा में बदल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सच में हैरान कर देते हैं, जैसे गहरे समुद्र के अंधेरे में रहने वाले बैक्टीरिया। इन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सोचिए, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, ये वहां ज्वालामुखी से निकलने वाले केमिकल से अपनी ऊर्जा खींच लेते हैं। ये तो जीवन का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज है। ठीक है, तो धरती पर जीवन का जो आधार है, वो सबसे जरूरी रेसिपी, वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ये वही जादुई प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भरती है, और इसी से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। इस रेसिपी के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, क्लोरोफिल जो पत्तियों को हरा रंग देता है, वो एक स्पंज की तरह सूरज की रोशनी को सोख लेता है। दूसरा, उस रोशनी की ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रही हो। और तीसरा, हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसे कार्बोहाइड्रेट, यानी पौधे के लिए मीठे भोजन में बदल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे है? भाई, यहीं पर आते हैं स्टोमेटा। ये पत्ती की सतह पर मौजूद लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं जो पौधे की सोलर पावर्ड फैक्ट्री के दरवाजों की तरह काम करते हैं। अब जरा इस बनावट को देखिए, ये कितनी कमाल की है। बीच में एक छेद है, मतलब स्टोमेटल पोर, जिसके दोनों तरफ 2 गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स एक स्मार्ट गेट की तरह काम करते हैं। जरूरत के हिसाब से खुलते हैं और बंद होते हैं। और ये कंट्रोल बहुत जरूरी है, ताकि पौधा CO2 तो अंदर ले सके और ऑक्सीजन बाहर छोड़ सके, लेकिन साथ ही अपना कीमती पानी भाप बनकर उड़ने से भी रोक सके। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, दूसरी रणनीति पर। अगर कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो क्या करेगा? जाहिर है, उसे ढूंढना होगा। ये हैं दुनिया के उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर्स। इस प्रक्रिया को कहते हैं विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जीव बायोलॉजिकल दुनिया के समझदार खरीदार हैं जो अपने खाने के लिए हमेशा दूसरों पर, मतलब प्रोड्यूसर्स पर ही निर्भर रहते हैं। इन उपभोक्ताओं की भी कई किस्में हैं और हर एक की अपनी खास स्ट्रैटेजी है। होलोजोइक, जैसे हम इंसान और बाकी जानवर, जो भोजन को निगलकर शरीर के अंदर एक लंबी प्रक्रिया से पचाते हैं। फिर हैं सैप्रोफाइटिक, जो प्रकृति के महान रिसाइक्लर हैं, जैसे फंगस। ये मरी हुई चीजों को तोड़कर उनसे पोषण लेते हैं और जरूरी तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और आखिर में हैं परजीवी, जैसे जूं या टेपवर्म, जो किसी दूसरे जीवित जीव पर रहकर उसी से अपना भोजन चुराते हैं। एक उपभोक्ता का सबसे सरल उदाहरण देखिए, ये है अमीबा। पता करते हैं कि एक अमीबा अपना लंच कैसे करता है। ये देखिए, कितना कमाल का है ना। अमीबा, जो बस एक सिंगल सेल का बना है, वो अपना शेप बदलकर अपने शिकार को पकड़ लेता है। वो अपने नकली पैर, जिन्हें सूडोपोड्स कहते हैं, फैलाकर खाने को चारों तरफ से घेर लेता है, जैसे उसे गले लगा रहा हो। जैसे ही खाना घिर जाता है, वो एक छोटे से बबल के अंदर कैद हो जाता है, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर स्पेशल एंजाइम्स उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं और जो भी कचरा बचता है उसे सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। सिंपल, लेकिन कितना असरदार है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां हैं, दो अलग-अलग तरह की रसोई। एक जो शुरुआत से सब कुछ खुद बनाती है और दूसरी जो बना बनाया लेती है। आइए अब इनकी जरा गहराई से तुलना करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो अंतर है वो बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ पौधे का स्टोमेटा है, गैसों के आने जाने के लिए एक सरल लेकिन बहुत ही असरदार बाहरी गेट, और दाईं तरफ जानवर का पाचन तंत्र है, भोजन को प्रोसेस करने के लिए एक जटिल, लंबी और बेहद कुशल अंदरूनी असेंबली लाइन। अब चलते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम की तरफ। जी हाँ, हमारे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की एक जबरदस्त यात्रा पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से लेकर एनस तक जाने वाली एक लंबी घुमावदार ट्यूब। इसे आप एक हाईटेक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो हमारे खाने को उस एनर्जी में बदलती है जो हमें चलाती है। तो सफ़र शुरू होता है मुंह से, जहां चबाने और सलाइवा से डाइजेशन का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर खाना ईसोफेगस से होते हुए पेट में पहुंचता है, जहां खतरनाक एसिड्स और एंजाइम्स उसे एक लिक्विड पेस्ट बना देते हैं। असली काम होता है छोटी आंत में, जहां सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और आखिर में बड़ी आंत पानी सोख कर वेस्ट को बाहर निकालने के लिए तैयार करती है। हमारे पेट की केमिस्ट्री तो और भी कमाल की है। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इतना स्ट्रांग होता है कि मेटल को भी गला दे। ये एसिड पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो प्रोटीन्स को पचाता है। लेकिन पेट खुद क्यों नहीं पच जाता? क्योंकि पेट की दीवारों पर म्यूकस की एक मोटी परत होती है, जो उसे इस एसिड से बचाती है ना कमाल का इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम? इस पूरी प्रक्रिया में शायद सबसे जरूरी कदम है अवशोषण, और कुशल अवशोषण का बस एक ही राज है, सतह के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। हमारी छोटी आंत ये काम कैसे करती है? इसके अंदर ना विली नाम की लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसी बनावट होती हैं। ये सतह के क्षेत्रफल को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि अगर इसे फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर जगह घेर लेगी। और ये विशाल सतह ही पोषक तत्वों को खून में सोखने के लिए अधिकतम जगह देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक चिकनी टाइल वाली जमीन और एक घने रोएदार कालीन में जो फर्क होता है, बस वही फर्क है। और पता है एक मजेदार बात, एक एडल्ट इंसान की छोटी आंत की लंबाई करीब 6.5 मीटर होती है। जी हाँ, 6.5 मीटर्स। ये इतनी लंबी इसलिए है ताकि खाने में से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए जगह मिल सके, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। हम अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, एक तरफ अमीबा, दूसरी तरफ इंसान। ये तुलना दिखाती है कि जिंदा रहने के लिए कैसे कैसे रास्ते निकाले गए हैं। अमीबा में सब कुछ एक ही सेल के अंदर हो रहा है, एक ऑल इन वन सिस्टम, जबकि हम इंसानों में ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां हर ऑर्गन का अपना एक खास काम है। तो ये बात पूरी कहानी का सार बता देती है। चाहे शेर हिरन का शिकार करें या हम रोटी खाएं, हर उपभोक्ता, हर कंज्यूमर आखिर में अपनी ऊर्जा के लिए उत्पादकों पर ही निर्भर है, चाहे सीधे तौर पर या फिर घुमा फिराकर। इस नियम से कोई नहीं बच सकता। तो ये हमें हमारे अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर ये एक बहुत बड़ी रसोई है, तो इसका असली शेफ कौन है? कौन है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। उत्पादक यानी पेड़ पौधे और दूसरे स्वपोषी जीव सूरज से मिली ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। बाकी सब यानी हम उपभोक्ता बस उस ऊर्जा को कुछ समय के लिए उधार लेते हैं। इस ग्रह पर जीवन का हर एक चक्र इसी एक सच पर आधारित है।